तो आज बात करते हैं अनस्टॉपेबल बनने की। मतलब वो कैसे बने जिसे कोई रोक ही ना पाए। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही मशहूर भाषण है संदीप माहेश्वरी का। तो आज हम इसी की परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये समझना है कि उन कहानियों और मेटाफर्स के पीछे का गहरा मतलब क्या है और हम अपनी जिंदगी में उसे कैसे देख सकते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दमदार सवाल से होती है। वो हर सेशन से पहले खुद से पूछते हैं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो मैं क्या करूंगा। सोचिए, ये एक सवाल ही हमारी सारी प्रायोरिटीज को शीशे की तरह साफ कर देता है। पर कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब जगह से, एक असफलता से। स्पीकर अपना ही एक पुराना वीडियो दिखाते हैं अपने पहले सेमिनार का। और यकीन मानिए, उसे देखना आसान नहीं है। वो स्टेज पर हैं, लोगों के सामने, और पूरी तरह से ब्लैंक हो चुके हैं। एक शब्द नहीं बोल पा रही, जबान लड़खड़ा रही है। एक पब्लिक स्पीकर के लिए इससे बुरा सपना और क्या हो सकता है। और यही बात इस पूरी चर्चा की नींव रखती है। ज्यादातर लोग अपनी ऐसी नाकामियों को छुपाना चाहेंगे, बिल्कुल 7 तालों में बंद करके रखना चाहेंगे, लेकिन वो उसे हजारों लोगों के सामने दिखा रहे हैं। ये हिम्मत की बात है। साइकोलॉजी में हम इसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की ताकत। जब आप अपनी सबसे बड़ी असफलता को दुनिया के सामने रखने से नहीं डरते, तो आप असल में ये कह रहे होते हैं कि अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। आपने डर को ही अपनी ताकत बना लिया। बिल्कुल, डर पर आपका कंट्रोल आ जाता है। और इसी हिम्मत के साथ वो बताते हैं कि हमारे अनस्टॉपेबल बनने के रास्ते में 2 बड़ी दीवारें खड़ी हैं। पहली दीवार है दूसरों की आवाज। वो लोग जो आपको लगातार बताते रहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं रखा। और इस दीवार को तोड़ने का जो तरीका उन्होंने बताया वो कमाल का है। बहुत सरल, बस एक शब्द पूछना है, क्यों। इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। जब उन्होंने फोटोग्राफी शुरू की तो एक रिश्तेदार आंटी ने कहा, बेटा ये सब छोड़ दो। उन्होंने पूछा, क्यों आंटी? तो जवाब मिला, मेरे भांजे के 12वीं में 92% नंबर आए थे, वो भी इसमें फेल हो गया। तुम्हारे तो सिर्फ 85% है, तुम क्या कर लोगे? अब इस लॉजिक का क्या जवाब दिया जाए? हाँ, ये सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन असल में ये बहुत गहरी बात है। ज्यादातर लोग सलाह नहीं दे रहे होते, वो अपने डर और अपनी सीमाएं दूसरों पर थोप रहे होते हैं। बिल्कुल। आंटी असल में ये नहीं कह रही कि तुम फेल हो जाओगे। वो कह रही हैं, मेरा भांजा फेल हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि इस रास्ते पर सिर्फ नाकामी है। जब आप उनसे क्यों पूछते हैं, तो आप उन्हें उनके इस खोखले तर्क का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या ये क्यों पूछने वाला तरीका हमेशा काम करता है? कभी कभी तो लोग और भड़क सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि हम उनकी बात को चुनौती दे रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये हमेशा काम नहीं करता, और इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होता है। इसका मकसद कोई बहस जीतना नहीं है। मकसद है सामने वाले के तर्क की बुनियाद को समझना। अच्छा। अगर कोई बिना सोचे समझे सलाह दे रहा है, तो क्यों पूछने से उसका तर्क ढट जाएगा। लेकिन अगर कोई सच में आपकी परवाह करता है, तो क्यों पूछने से एक अच्छी बातचीत शुरू हो सकती है। तो ये एक टूल है, कोई जादुई छड़ी नहीं। नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। दूसरी दीवार है हमारी अपनी आवाज, और ये पहली दीवार से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत है। इसे समझाने के लिए जो कहानी सुनाई गई है वो रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऑफिस में कर्मचारियों को एक चिट्ठी मिलती है कि वो इंसान गुजर गया है जो उनकी तरक्की के रास्ते में खड़ा था। सब लोग ताबूत देखने जाते हैं, थोड़े दुखी, थोड़े उत्सुक, और जब एक एक करके वो ताबूत के अंदर झांकते हैं तो सन्न रह जाते हैं। अंदर कोई और नहीं बल्कि एक आईना रखा होता है जिसमें उन्हें अपनी ही शक्ल दिखाई देती है। ये कहानी सीधे सीधे सेल्फ सैबोटाज पर चोट करती है। हम हमेशा बाहरी दुनिया को दोष देते हैं, मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, किस्मत खराब है, मौके नहीं मिले। लेकिन ये कहानी कहती है कि रुको और आईने में देखो, असली रुकावट तो तुम खुद हो। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कोई जानबूझकर अपना दुश्मन क्यों बनेगा? हम अनजाने में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। अक्सर लोग सफलता से भी उतना ही डरते हैं जितना असफलता से। शायद ये डर कि अगर मैं सफल हो गई तो मुझसे उम्मीदें बढ़ जाएंगी, या ये डर कि अगर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर भी हार गई तो मेरे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। बिल्कुल, इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम से भी जोड़ सकते हैं।
हमें अंदर ही अंदर लगता है कि हम इस सफलता के लायक नहीं हैं और एक दिन हमारा भांडा फूट जाएगा। अच्छा। इस डर की वजह से हम खुद ही ऐसे काम करने लगते हैं जो हमारी तरक्की को रोक दें। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सेफ्टी मैकेनिज्म है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम फेल होने की शर्मिंदगी से बच जाएंगे। हमारी अपनी आवाज हमें कहती है, अरे रहने दो, जहां हो वहीं ठीक हो। तो सवाल ये है कि इस अंदर की आवाज से कैसे निपटा जाए। इसका जवाब एक और बहुत खूबसूरत कहानी में मिलता है, बारिश और एक छोटी बच्ची की कहानी। स्पीकर बताते हैं कि वो एक पार्क में शेड के नीचे खड़े थे और बारिश को देख रहे थे। ज्यादातर लोग परेशान थे। कोई सोच रहा था कि ट्रैफिक जैम मिलेगा, कोई कह रहा था कि कपड़े खराब हो गए। सबका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर था। तभी उनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो बारिश में भीग रही थी, उछल कूद रही थी और अपनी हथेलियों में पानी भरकर पी रही थी। वो उस पल का पूरा आनंद ले रही थी। और फिर उसने अपने पिता से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने पूछा, पापा, ये बारिश रोज क्यों नहीं होती? ये एक शानदार मेटाफर है। बारिश यहाँ अवसर, ऊर्जा या जिंदगी की तरह है, जो सब पर एक समान बरस रही है। ज्यादातर लोग अपना हाथ उल्टा करके खड़े हैं, यानी वो सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं। तो बारिश का पानी उनके हाथों से फिसलकर बह जाता है। वो उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाते। और वो बच्ची, उसने अपना हाथ सीधा कर रखा है, वो उस बारिश को इकट्ठा कर रही है, उसे जी रही है। वो जिज्ञासु है। बिल्कुल। उसका सवाल ये बारिश क्यों हो रही है नहीं है जो एक समस्या की तरह लगता। उसका सवाल है ये रोज क्यों नहीं होती, जो दिखाता है कि वो उसे एक तोहफे की तरह देख रही है। सफलता और नाकामी में अक्सर बस इसी नजरिए का फर्क होता है। हालात वही रहते हैं। हाँ, हम उन्हें देखते कैसे हैं, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। और ये क्यों वाला सवाल ही हमें विश्वास और अंधविश्वास के फर्क तक ले जाता है। एक और उदाहरण दिया गया है। शादी में एक अंकल को मलेरिया हो जाता है। रिश्तेदार तरह तरह के घरेलू नुस्खे बताने लगते हैं। कोई कहता है काढ़ा पिलाओ, कोई कहता है गीली पट्टी रखो। ये सब अंधविश्वास है, क्योंकि ये बिना कारण जाने दिए गए समाधान है। जी। जबकि एक डॉक्टर क्या करता है? वो सबसे पहले पूछता है बुखार क्यों हुआ। वो टेस्ट करता है, कारण का पता लगाता है, और जब उसे वजह पता चल जाती है कि ये मलेरिया है, तब वो सही दवा देता है। जी। ये विश्वास है। जी। क्योंकि ये क्यों पर, यानी कारण और प्रभाव की समझ पर आधारित है। और इसी तर्क को वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी लागू करते हैं। वो कहते हैं कि वो उसके मूल सिद्धांत यानी कर्म के नियम या जैसा बोओगे वैसा काटोगे से सहमत है। ये तो कॉज एंड इफेक्ट का नियम है जो बिल्कुल वैज्ञानिक है, लेकिन वो इस बात की कड़ी आलोचना करते हैं जिस तरह से कुछ लोग इसे अलादीन के चिराग की तरह बेचते हैं कि बस बैठकर सोचो और चीजें तुम्हारी तरफ खिंच चली आएंगी। हाँ, वो इसका मजाक भी उड़ाती हैं। जैसे कोई सोच रहा है कि मुझे पार्किंग मिल जाए और मिल जाती है, या कोई सोचता है कि मुझे 3 लड़कियों के साथ डेट पर जाना है और चमत्कार हो जाता है। स्पीकर इसे संभावना का नियम, मतलब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, संयोग कहते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज कभी काम करे और कभी न करे, वो नियम या लॉ कैसे हो सकती है? सही बात है। नियम तो वो होता है जो हर बार काम करे, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। असल में इस तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत खतरनाक विचार हो सकता है। ये लोगों को कर्म करने से रोकता है और उन्हें एक तरह के मैजिकल थिंकिंग में फंसा देता है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप खुद को दोष देने लगते हैं कि शायद मैंने ठीक से नहीं सोचा या मेरी वाइब्रेशन कम थी। ये आपको जिम्मेदार बनाने की जगह आपको और ज्यादा असहाय महसूस करा सकता है। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सार पर आते हैं, जो 2 लड़कों की एक कहानी में छिपा है। ये कहानी सब कुछ साफ कर देती है। दोनों लड़के 18 साल के हैं। दोनों को एक BMW कार चाहिए। पहला लड़का वो इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले रास्ते पर चलता है। वो अपने कमरे में BMW के पोस्टर लगाता है, दिन रात उसी के बारे में सोचता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, उस गाड़ी को पाना। अब सोचिए उसके साथ क्या होगा। अगर उसे गाड़ी नहीं मिली तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर BMW की जगह कोई छोटी गाड़ी मिली तो भी वो दुखी रहेगा। और अगर मान लीजिए उसे BMW मिल भी गई तो क्या वो खुश हो जाएगा? नहीं, उसका लालच और बढ़ जाएगा। मतलब उसकी खुशी हमेशा किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहेगी और वो हमेशा डरा हुआ या लालची या असंतुष्ट रहेगा। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे लड़के पर। वो भी BMW चाहता है, लेकिन वो सोचने की जगह सवाल पूछने का रास्ता चुनता है। वो खुद से पूछता है,
मुझे ये गाड़ी क्यों चाहिए? उसे जवाब मिलता है, ताकि मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखा सकूं, खुद को साबित कर सकूं। वो फिर पूछता है, लेकिन मुझे किसी को कुछ साबित क्यों करना है? और इस सवाल के साथ ही उसे समझ आ जाता है कि ये सब तो एक चूहा दौड़ है, एक अंतहीन रेस। जिसमें सब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए भाग रहे हैं, बिना ये जाने कि जाना कहाँ है। वो इस रेस से बाहर निकल जाता है। वो शांति से बैठकर अपने दिल की आवाज सुनता है और तब उसे अपने पिता की याद आती है, जिनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, क्योंकि उनके छोटे से गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था। और उसी पल उसे अपनी जिंदगी का क्यों मिल जाता है। उसका मकसद अब गाड़ी पाना नहीं रहता, बल्कि एक बेहतरीन डॉक्टर बनकर उन छोटे गांव में सेवा करना बन जाता है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। और यहीं पर वो निर्णायक फर्क है जो किसी को अनस्टॉपेबल बनाता है। पहले लड़के का लक्ष्य पाना, टू गेट, है। उसकी पूरी ऊर्जा बाहरी चीजों पर केंद्रित है, जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। सही। इसलिए वो हमेशा बेचैन रहेगा। जी। दूसरे लड़के का लक्ष्य करना, टू डू, या बनना, टू बी है। उसकी खुशी उस BMW में नहीं है, उसकी खुशी डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में है, मरीजों की सेवा करने में है। उसका काम ही उसका इनाम है। अब सोचिए, इस दूसरे लड़के को कौन रोक सकता है? अगर वो डॉक्टर बनने में फेल भी हो जाए तो क्या वो टूट जाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी खुशी तो कोशिश करने में थी। अगर लोग उसकी आलोचना करें तो क्या उसे फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्योंकि उसका मकसद लोगों को दिखाना नहीं, बल्कि सेवा करना है। उसकी प्रेरणा का स्रोत अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं। और जब ऐसा होता है तो आप सच में अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अनस्टॉपेबल बनना कोई सुपर पावर हासिल करना नहीं है। ये तो बस अपने अंदर उस एक मजबूत क्यों को ढूंढना है, जो हर बाहरी शोर से ज्यादा ऊंचा हो। एक ऐसी वजह जो आपको तब भी चलाती रहे जब पूरी दुनिया कह रही हो कि रुक जाओ। बिल्कुल, जब आपके काम का मकसद आपकी खुशी बन जाता है तो नतीजा, असफलता, लोगों की राय, ये सब बातें छोटी हो जाती हैं। डर खत्म हो जाता है। हाँ, आप बस अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, क्योंकि चलने में ही मजा है, मंजिल पर पहुंचने में नहीं। तब आपको कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि आपका अपना मन भी नहीं। ये चर्चा एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चूहा दौड़ में भाग रहे हैं। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, ज्यादा पैसा। लेकिन क्या हमने कभी एक पल रुककर खुद से ये सबसे जरूरी सवाल पूछा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो असल में क्यों कर रहे हैं? और क्या उसका जवाब सच में हमारा अपना है या समाज ने हमारे दिमाग में भर दिया है?